तो दोस्तों वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 रिलीज हो चुका है एंड मैं रात भर से जाग रहा हूँ। फाइनली मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि पूरी 5 आर्क्स को कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लोग टाउन, देन रिवर्स माउंटेन, विस्की पीक, लिटिल गार्डन और आखिर में द ड्रम आइलैंड। कहानी तुम्हें पता ही है, फिर भी बता देता हूँ। तो अपने स्ट्रो हैट्स पायरेट्स हैं जो कि निकल चुके हैं इस जर्नी पर वन पीस को ढूंढने के लिए, ताकि अपना लूफी उसे पाकर किंग ऑफ द पायरेट्स बन सके। अब सिचुएशन ये है कि स्ट्रो हैट्स को ग्रैंड लाइन को पार करना होगा, जिसके बाद से वन पीस का वर्ल्ड और भी ज्यादा मैसिव होने वाला है। और अब हमें देखने को मिलेंगे नए आइलैंड्स, नए कैरेक्टर्स, नई स्टोरीज। यहाँ पर जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूं कि मैंने वन पीस के एनिमे को देख के रखा है एंड वो मेरा फेवरेट एनिमे है। अब मुझे नहीं पता जिन्होंने एनिमे नहीं देखा है उसके इसके बारे में क्या विचार है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे सिर्फ एक एनिमे फैन की तरह नहीं बल्कि एक दूसरे एंटायरली डिफरेंट शो की तरह भी देखूं। वेल, ये चीज तो हमने सीजन 1 में ही देख ली थी कि मेकर्स ने काफी चीजों के साथ छेड़छाड़ किया है। कुछ कैरेक्टर्स को पहले दिखा दिया है, कई सीन्स जो कि स्टोरी में काफी बाद में आने वाले थे वे पहले आ चुके हैं एंड सेम फंडा इस बार भी है। ये तो जरूर कहना पड़ेगा कि मेकर्स ने एक मेजर प्रॉब्लम पर ध्यान ही नहीं दिया है, वो है इसकी पेसिंग। देखो, वन पीस एनिमे की अगर तुम बात करो तो काफी लोग उसे क्यों नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा है और उसमें भी पेसिंग इश्यूज हैं, जिस रीजन से बहुत से लोग इसे स्टार्ट करने का सोचते भी नहीं है। सेम वही प्रॉब्लम मैंने लाइव एक्शन में भी देखी। एक दो एपिसोड्स की बात ना करो तो ऑलमोस्ट सारे एपिसोड 1 घंटे के हैं, लेकिन अगर तुम एक सिंगल एपिसोड भी देखो तो ऐसा फील होता है मानो 1.5-2 घंटे की मूवी देखकर उठे हो। वन पीस का वर्ल्ड काफी कॉम्प्लेक्स है। हर एक आइलैंड एक नई और अलग दुनिया की तरह लगता है। कहीं बसलिंग सिटीज है तो कहीं पर कोई जाना भी नहीं पसंद करता, कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर बर्फ गिर रही है। मतलब कि हर एक जगह एक दूसरे से अलग है। मुझे नहीं पता, बट मेकर्स का यही फंडा था कि बस कुछ मेन चीजें दिखाओ और अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ चल दो, फिर चाहे वो देखने वाले से रिलेट करें भी या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार भी कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन पहले पुराने वालों की बात कर ली जाए तो देखो, अपने स्ट्रो हैट्स का रोल प्ले करने वाले एक्टर्स अभी भी अपनी पर्सनैलिटीज को ढूंढने में ही लगे हैं। जहाँ पर जोरो और नामी के रोल को प्ले करने वाले एक्टर्स ने काफी बढ़िया काम किया है। सांजी ऑल्दो तो वो एनिमे में एक बहुत ही ज्यादा हॉर्नी और पर्वर्ट किस्म का कैरेक्टर है, बट यहाँ पर मुझे उसकी प्रिंस चार्मिंग वाली वाइब भी पसंद आई। शायद रोबिन के आने के बाद इसे थोड़ा और परवर्टेड नेचर का दिखाएं, बट इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। उसाप को जिसने प्ले किया है उसमें एक दो कमी मुझे नजर आई। सबसे पहले तो डायलॉग डिलीवरी। देखो, उसाप एक ऐसा बंदा है जो अपनी बातों से तुम्हें बिलीव करवा सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना सच है। बेशक से वो आंख बंद करके तीर चलाता हो, बट एक बार के लिए कोई नया बंदा सुन रहा हो तो उसे बिलीवेबल लगता है। लेकिन यहाँ पर वो जिस तरह से अपनी फेक स्टोरीज को बता रहा था, बिलीव करने की बात तो दूर है, मुझे मजा भी नहीं आया। दूसरा, उसाप एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि करेज तो दिखाता है लेकिन वो एक्चुअल में डरपोक भी है। लेकिन वहीं पर इस उसाप को देखकर लगता है वो टेंस सिचुएशंस में बस पैनिक कर रहा होता है। वन पीस में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, लूफी को प्ले करना सबसे ज्यादा हार्ड है, बिकॉज लूफी एक ऐसा बंदा है जो कि सीरियस से सीरियस सिचुएशन में भी स्माइल करता रहेगा, अपनी डम हरकतों से बाज नहीं आता। बट ऑन द अदर हैंड भाई, आई डोंट नो, इनाकीगोडो की स्माइल को देखकर क्रिंज लगता है। जब भी वो ऐसे दांत बाहर निकाल के हंसने की कोशिश करते हैं मुझे काफी अजीब फील होने लग जाता है। देखो, आई नो बंदा मेहनत कर रहा है, यू नो, सबकी क्लास में वो बच्चा नहीं होता जो कि उल्टी सीधी हरकतें करके अजीब से जोक मार के सबको हंसाने की कोशिश करता है, चाहे किसी को हंसी आए भी नहीं। सेम वही वाला किस्सा यहाँ भी है, बट ये हर बार की बात नहीं है, कई जगह पर बंदा सही कर रहा होता है। लेकिन एज ए वन पीस फैन मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि ये सभी अपने कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा जल्दी से मैच्योर हो जाए, ताकि हमें और बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिले। अब कुछ नए कैरेक्टर्स भी आए हैं, जैसे कि टशीगी, स्मोकर, चोपर, क्रोकस एंड एक दो और जिनके नाम मैं नहीं बताना चाहता। अगर तुमने ये वाला सीजन देख लिया तो तुम्हें पता ही होगा। पूरी सीरीज के अंदर अभी तक मुझे कोई कैरेक्टर ना पसंद आया है तो वो है क्रोकस। इस कैरेक्टर को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं बस यही कहूंगा कि ये रेज बेट का फाइनल बॉस है। बंदा थोड़ा सा अनोइंगली बिहेव करता है, किसी से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। याद है तुम्हें एनीमे में क्रोकस का वो लेजेंडरी सीन, भाई वो सांजी और जोरो को कितनी बुरी तरह से रेज बेट किया था उसने। सैडली वो सीन लाइव एक्शन में नहीं है, जिसके ऊपर क्रोकस को ऐसे दिखाया कि भाई वो पूरे टाइम बस चिंता में रहता है। ऑल्दो उसके कपड़े या फिर जिस एक्टर ने क्रोकस को प्ले किया है वो काफी सही था, बट वो पर्सनैलिटी हमें नहीं देखने को मिली। लबून वाला पार्ट वाज वेरी गुड, थोड़े टाइम के लिए था बट काफी बढ़िया था। वैसे अगर तुम्हें इस सीजन को और ज्यादा डीप
डीप और डिटेल के साथ समझना है ना, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक बढ़िया वाली वीडियो तुम्हारे लिए तैयार करके लेके आऊंगा। CGI VFX की बात करें तो वो ठीक है, लेकिन अभी भी उसके फुल पोटेंशियल पर नहीं है, क्योंकि वन पीस के वर्ल्ड को अगर रियली में अच्छे तरीके से दिखाना है तो उसके लिए एक मैसिव बजट लगेगा, जो शायद नेटफ्लिक्स पुल ऑफ कर सकता है, बट उसका अभी कोई भरोसा नहीं है। ज्यादातर जगह पर ये स्मार्ट कैमरा मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लिटिल गार्डन वाले सीन्स को ले लो, डोरियन ब्रोगी को एज ए जायंट दिखाना। नोटिस हो जाता है कि भाई CGI वगैरह का ज्यादा यूज नहीं हुआ है, बस थोड़े से कैमरा की मदद से फेस के ऊपर जूम करके एंड बॉडीज को एक्सेजरेटेड दिखा के इन्हें जायंट दिखाया गया है। एक और चीज को लेकर मैं थोड़ा सा कंसर्न था, वो ये था कि भाई चीजें इतनी ज्यादा आउट ऑफ प्लेस क्यों नजर आ रही हैं। काफी ज्यादा कैरेक्टर्स अपने एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड ही नहीं हो पाते, मतलब कि घुल मिल नहीं पाते। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि सभी एपिसोड्स को किसी एक डायरेक्टर ने डायरेक्ट नहीं किया, मतलब कि मानो पहले 2 पर इसने काम कर दिया, उसके बाद वाले एपिसोड्स पे कोई और लगा पड़ा है। कहना नहीं चाहता, बट ये एक प्रॉब्लम है, बिकॉज इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। बट इसी रीजन से एक चीज अच्छी भी हुई है, जैसे ड्रम आइलैंड पर वो पहुंचते हैं, भाई साहब सही बता रहा हूँ, मुझे एक्चुअली में फील हुआ कि वन पीस का वर्ल्ड कितना ज्यादा बड़ा है। तारीफ करनी पड़ेगी ड्रम आइलैंड को, जिस स्केल पर उन्होंने दिखाया था, मजा आ गया। एंड कहना पड़ेगा एपिसोड 7 वाज सो गुड। आई मीन तुम पहले के 5-6 एपिसोड उठा के देख लो और एपिसोड 7 में तुम दिन रात का आंसर देखोगे। जैसे मैंने बताया ना, किसी एक ने नहीं, अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है, तो एपिसोड 7 को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। वो पहला एपिसोड था जिसमें कोई पेसिंग का इशू नहीं हुआ, और खासकर वो एपिसोड ही चॉपर की बैक स्टोरी वाला था। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मुझे वो एपिसोड देखते वक्त सबसे ज्यादा खुशी हुई। एटलीस्ट चॉपर को तो जस्टिस मिल गया। जो चीज मैंने एनिमे में देखी थी, सेम इंटेंसिटी, सेम इमोशन, चॉपर को उतना प्यारे तरीके से दिखाना, वो सारी चीजें एपिसोड 7 में देखने को मिली। एपिसोड 7 इज नंबर 1 फॉर मी इन दिस सीजन। चॉपर वाज एब्सोल्युटली अडोरेबल, लेकिन मेरी इस खुशी पर भी ताला लगा दिया एपिसोड 8 ने। चिंता मत करो, स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं बस बताना चाहता हूँ कि भाई किस बेगैरत आदमी ने चॉपर के ह्यूमन पॉइंट को डिजाइन किया था। वन पीस फैन को ये बात अच्छे से पता होगी कि ह्यूमन पॉइंट, मॉन्स्टर पॉइंट क्या है। अगर तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि ड्रम आइलैंड के लोग चॉपर को एज अ मॉन्स्टर देखते हैं, तो वो मॉन्स्टर से ज्यादा एक जोकर लग रहा था। आई एम सॉरी मैं बोलना नहीं चाहता, बट ह्यूमन पॉइंट के अंदर चॉपर की आवाज सुनोगे वो इतनी अजीब लगती है। खैर, हमारा जो चॉपर का नॉर्मल साइज है उसके अंदर वो बहुत अच्छे से दिखाया गया। दूसरे एक और कैरेक्टर की मैं बात करना चाहता हूँ, डोल्टन। अगर तुमने ये सीजन देख लिया तो तुम्हें पता होगा कि क्या किया है इन्होंने डोल्टन के साथ। वोपल की बात करूं आखिर में, तो वो भी मिसप्लेस्ड फील हुआ। लूफी और वोपल की फाइट को देखकर उतना ज्यादा मजा नहीं आया। कोरियोग्राफी, ये कहना पड़ेगा कि भाई जब भी जोरो वाले सीन्स आते हैं वहां पर कोरियोग्राफी पीक कर जाती है। काफी मजा आया जिस तरह से जोरो अपनी स्वॉर्ड्स का यूज कर रहा था, खासकर कि वो विस्की पीक वाले सीन। कई जगह पर वायर वर्क का यूज किया जो कि काफी अजीब सा लगता है। पूरी फाइट के माहौल को एकदम से गिरा देता है। आई मीन जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ लूफी वर्सेस स्मोकर। मैं सही बता रहा हूँ, जब मैंने वो फाइट देखी, कोरियोग्राफी को कितनी अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। देखो, मेरा असली कंसर्न पता है क्या, इसके बाद वन पीस का वर्ल्ड और ज्यादा बड़ा, कॉम्प्लेक्स और मैसिव होता जाएगा। आई मीन अगर आपकी CGI VFX, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की लिमिट्स यहीं तक थी, तो आई डोंट नो कि ये आगे क्या करेंगे, क्योंकि आगे CGI और VFX की और भी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एक और पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी कि कैरेक्टर्स जैसे अपने डेविल फ्रूट्स को यूज करते हैं, उसे थोड़ा और दिखाया जाए। हम ये ना भूल जाएं कि इस आदमी के पास डेविल फ्रूट पावर है। वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगेन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या तुम्हें इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं। तब तक के लिए अलविदा।